सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे 12th NCERT हिस्ट्री के चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो ये अगर इतिहास के बात कर ले तो 12th NCERT का जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा है। यानी पहले बुक जिसको कहते हैं भाग 1, दूसरे बुक जिसको कहते हैं भाग 2 और तीसरे बुक जिसको कहते हैं भाग 3। तो पहले बुक आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। कोर्स में सबके वीडियो लेक्चर्स और सबके PDF और टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। और आज हम आपको शुरू कर रहे हैं भाग 2। और यहाँ पे भाग 2 के अगर बुक की बात कर लेंगे तो ये पहला चैप्टर है। अगर संपूर्ण 12th NCERT हिस्ट्री की बात कर लेंगे तो ये आपका 5वां चैप्टर। क्योंकि 4 चैप्टर आपको पढ़ लेने थे भाग 1 में, तो पहले के NCERT सिलेबस और अब के NCERT सिलेबस में भी 4 चैप्टर है। पहले बुक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पहले भी 4 थे और अभी भी 4, ना तो घटाए गए हैं और ना ही बढ़ाए गए। तो चलिए आज हम 5वां चैप्टर शुरू करें। और इससे पहले आपको जानना होगा इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम ही है यात्रियों के नजरिए। और उन यात्री को लेकर के कि वो यात्री जब भारत में आएंगे तो समाज के बारे में उनकी अपनी क्या समझ है, किस चीज को वो कैसे देखते हैं। क्योंकि हम आपसे सवाल कर लेंगे कि आप कई बार आप भारत में हो तो किसी राज्य में होंगे तो आसपास के जो चीजें हैं आप उसको सामान्य नजरिए से देखे होंगे, लेकिन कोई चीज आप पहली बार देखेंगे तो शायद वो सामान्य भी होगा लेकिन आपके लिए अजीब होगा। जैसे अगर बचपन से आप जिलेबी खाते हो और जिलेबी बनते देखे हो तो उस पर उतनी आप गहराई से नहीं सोचेंगे, वो आपके लिए एक सामान्य सी चीजें हैं। लेकिन अगर कहीं चले जाते हैं दूसरे जगह या कहीं ऐसे जगह के कोई व्यक्ति आ जाए जो अब तक कभी जिलेबी देखा ही नहीं था, तो उस जिलेबी के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां करने लगेंगे कि ये कैसे होता है, इसके अंदर में रस कैसे आ जाती है, तरह तरह की बात। तो भारत में भी वही काफी दूसरे देशों से यहां तक ऐसे ऐसे यात्री आएंगे कि जो कभी नारियल नहीं देखे जीवन में। तो नारियल के बारे में टिप्पणी करेंगे कि नारियल का जो भाई, इसमें नारियल के खोपड़ी में भी 2 आंखें होती है, जैसे मनुष्य के में भी 2 आंखें होती है। यानी मनुष्य के, मानव के मुख के समान, खोपड़ी के समान जो है वो होता है नारियल। कई लोग कहेंगे पान नहीं देखे हैं। तो जब भारतीय जब लोग पान खाएंगे तो पान खा करके जब थूकेंगे तब वो लोग कहेंगे कि इनको लगता है कि दांत संबंधित रोग है। काहे भाई? काहे कि इनके मुंह में ब्लड आता है, खून आता है, तो इनको दांत संबंधित रोग है। यहाँ तो आदमी शौकीनी जो है वो पान खा के थूकले है। तो चलिए यही देखेंगे कि विदेश से जो भारत में आए हैं मध्यकाल के इतिहास में, तो उनके भारतीय समाज को लेकर के, भारतीय वस्तुओं को लेकर के, हमारे प्रथाओं को लेकर के, नियम कानून को लेकर के, दरबार के नियम को लेकर के उनकी अपनी क्या समझ है और वो वृत्तांत में छोड़ गए हैं। उसी वृत्तांत के सहारे, उनके यात्रा वृत्तांत के सहारे, यात्रा के दौरान जो भी चीजें उनको असामान्य लगे तो उनको जो लिखे हैं, तो उनके लिखे हुए बात से हम मध्यकाल के इतिहास में दरबार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें, धार्मिक, आर्थिक, सारी प्रथाओं के बारे में। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको समझना यह है कि ये यात्री भारत में आए, ये कहीं भी गए तो इसके कुछ तो कारण होंगे ना। तो सबसे पहले आपको कारण समझने हैं। तो कारण के लिए ध्यान से समझना है। एक बात और आपको यहां जानकारी के लिए बता दें कि अब तक जैसे आप अल-बरूनी जी के बारे में पढ़े, आप इब्न बतूता जी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे यात्री जैसे फ्रांसवा बर्नियर है, ट्रैवनियर है, बहुत सारे यात्रियों के बारे में पढ़ेगा। तो ये सब के सब यात्री पुरुष है, महिला तो आपको दिखते नहीं है। लेकिन ये भी हम लोग को पता चलता है कि महिलाएं भी यात्रा करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे महिलाएं भी जाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश महिलाओं का जो वृत्तांत, महिला जब घूमी, कहीं कहीं लिखी कि क्या नहीं लिखी, उनकी वृत्तांत हमको हाथ नहीं लगी। तो इसलिए महिलाओं के बारे में विशेष जानकारी यात्रियों को लेकर के नहीं है। हमारे पास जो ज्यादातर एविडेंस के रूप में है वो पुरुषों के द्वारा जो छोड़ी गई वृत्तांत है, उन्हीं से हम मध्यकाल के कुछ भारतीय समाज प्रथाएं, यानी ये लोग कैसे भारतीय प्रथा को देखते थे, इन सब चीजों को समझ पाते। तो कहते हैं कि महिलाएं और पुरुषों ये दोनों जो थे यात्री हुआ करते थे। अब ये ध्यान से सुनेंगे बात को। तो ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे? तो ये इनके कारण है कि एक तो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को लेकर के,
जैसे कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, सुनामी आ गई। ये नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था और वहां भीषण एकदम पूरा भयानक बाढ़ आ गई, तो उनकी बस्तियां डूबने लगी होगी, तो अपने घर बार बचा छोड़ करके दूसरे जगह गए होंगे। तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के कारण दूसरे जगह व्यापार के सिलसिले में गए, व्यापारी के रूप में कार्य किए, या फिर दूसरे जगह के राज्य में जाके सैनिक के रूप में सेवा दिए। इसके अलावा पुरोहित, तीर्थ यात्रियों के रूप में, या फिर कई लोग ये भी होते हैं कि साहस विचार से लिख, माने पहले मध्यकाल में यात्रा करना बड़ा मुश्किल था। जैसे इब्न बतूता के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दूसरे दूसरे देशों में जाना, लुटेरे, चूंकि लुटेरे इनके काफिले पे आक्रमण कर देते हैं, तो कैसे उन लुटेरे से बचना, जान माल की बड़ा हानि होती है। तो इसमें बहुत हिम्मत की बात चाहिए। आप दूसरे देशों में जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, कैसे कैसे लोग हैं, कोई लुटेरा होंगे, आपको सामान छीन लेंगे, पता चला ओला झोला सब छीन के भगा गया। जैसे पहले होता था, आज से 10-20 साल पहले कोई आदमी अगर ससुराल जा रहा है, आज सांझ ढल गया, ज्यादातर तो आदमी ससुराल शामे में जाता था कि नया नया सब हमले पर ताके लगेगा तो कोई आदमी देखे ना। आज शाम के ससुराल गया, नया साइकिल मिलता था, पहले एकदम शौकीनदार आदमी के साइकिल मिला तो साइकिल क्या करता था, सब छीन लेता था। और आपको मालूम है कि रास्ता पे पाइप बिछा दिया, आप पाइप बिछा दिया, मोटा एकदम कर दिया रात के, कहा भाई हम खेत पटा रहे हैं, और चोर लुटेरा रहता है। और जैसे आपका साइकिल नया ससुरारी वाला रुका, बस वो उतर के कहा कि तने उतर के जाइए, 2-4 गो मिलकर घेर लिया, साइकिल छीन लिया, नया नया घड़ी मिला था विवाह वाला, उहुल छीन लिया। अब बढ़िया सूट बूट अगर कपड़ा है तब पहले यूं सबके डिमांड था, कपड़ों ले लेता था, अब बाकी समझ रहे खाली आपको अंदरूनी वस्त्र पर भेजा दिया। आप ससुराल कैसे जाइएगा वो अपना समझिए, आप समझ रहे बात को। तो अब तो ये तो माने 20 साल पहले की बातें हम आपको बता रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पहले इसे होते हैं। लेकिन आपको बताएं कि हम उस समय की बात पढ़ रहे हैं, आज से बहुत साल पहले की बात है। मध्यकाल के हम एंशिएंट छोड़ के और मध्यकाल के सीरीज पढ़ रहे हैं, तो उस समय तो ऐसे छीन छोड़ ज्यादा होते थे। तो उस समय की बातें हैं कि कई लोग क्या करते थे कि साहस जुटा करके भी उनको सपना है, शौक है, या अच्छा लगा, दूर दराज के बारे में सुन रखे हैं, तो वहां जाने की बात की। अब सारे जो यहाँ पे लेखक आएंगे, जो खास करके यात्री आएंगे जो लिखेंगे, तो उन सबकी एक अपनी अपनी विचार है कि वो भारत ही क्यों आए, भारत में क्यों यात्रा करना चाहते हैं, उनकी एक अलग अलग कहानियां हैं। उन सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जब भी वो कहीं पे यात्रा करते थे तो 2 चीजें उनको दिखते थे, एक तो विशिष्ट चीज और एक असामान्य। ध्यान से सुनेंगे, माने आप यात्रा करने के दौरान जब वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाते तो कुछ चीज उनको अजीब लगता, यानी अलग टाइप के, और असामान्य लगता। मालूम है असामान्य क्या लगता है? कि असामान्य वही लगता है कि जो चीज आप पहले कभी नहीं देखे, आपको असामान्य लगेगा। जैसे आप भारत में हैं तो ईश्वर को आप लड्डू, मेवा, मिश्री ये सब चढ़ाते हो, कोई प्रसाद के रूप में खीर वगैरह चढ़ाते हो, तो ये आपको सामान्य लगते हैं क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन आप चले जाओ चीन में और पता चला वो भी लोग देवी देवता की पूजा करते हैं और कीड़े मकोड़े उठा करके रख रहे हैं, कीड़े मकोड़े खुद भी खा रहे हैं और कीड़े मकोड़े दे रहे हैं ईश्वर को भी कि भाई तुम भी 2-4 लगा लो, खा लो, ये प्रसाद ही है। तो बताइए आपको ये चीज अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो अब जो वहां पहले रह रहे हैं, बचपन से जो बच्चे वहां देख रहे हैं कि मम्मा पापा कीड़े मकोड़े चढ़ाते हैं, तो उनको तो साधारण लगेगा। उसी तरह से देख लीजिए, अगर आप उत्तर भारत के होंगे तो यहाँ लड़की के शादी होता है तो वो लड़के वाले ही चले जाते हैं, और यही दक्षिण भारत के कल्चर अगर हम पढ़ाएंगे आपको तो पता चलेगा कि लड़की का शादी जब होगा तो लड़की लड़के वाला के यहाँ नहीं जाएगी, बल्कि लड़के वाला लड़की के यहाँ आकर के रहेगी। मातृगृहता आपको पढ़ाएंगे, समझ रहे बात ना? तो वहां पे वही चीज चलेगी। तो ये चीज आपको अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? अजीब लगेगा। तो ये दूसरे देशों से हमारे यहाँ आते थे, तो जाहिर सी बात है कि सभी चीज इनको समान नहीं लगते। तो जो असामान्य लगते, जिनको पर ये विशिष्ट है, उन पे ये जोर देते और खास करके अपने यात्रा के दौरान अपने नोटबुक में उस चीज को लिखते, नोटिस करके कि क्या हम नया नया चीज देखें उसको वो लिखे। कई राजाओं ऐसे करेंगे कि कई राजा यात्री को कहेंगे कि तुम लिखो जब तुम भारत में गया तो क्या क्या देखा सुना, और कई लोग इसलिए लिखेंगे ताकि हमारे समय काल के इतिहासों को कोई लोग जानना चाहता है, धार्मिक मामले को, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी चीजों के बारे में, तो हमारे वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उनको उस समय काल की जानकारी हो जाए। सबका पर्पस अलग अलग है। चलिए ध्यान सुनेंगे, इसमें कुछ यात्री को हम एक क्रम से लिख दिए है, आपके बुक्स में से क्रम नहीं है
कि 10वीं शताब्दी में एक यात्री जिनका नाम अल बरूनी, और सबसे पहले इसी यात्री को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अगले सीरीज में। अभी एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो अल बरूनी जो है ये 10वीं शताब्दी में, बताएंगे हम कैसे महमूद गजनवी के साथ ही आते हैं। तो 10वीं शताब्दी में एक यात्री आते हैं भारत में, इनका नाम है अल बरूनी। उसके बाद 13वीं शताब्दी का एक यात्री बड़ा ही हिट यात्री है, ठीक है, ये इटली के हैं, इनका नाम है मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो जो भारत आकर के फिर ये चीन की भी यात्रा करते हैं। ये कौन सी शताब्दी में भारत आए थे? 13वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी की बात कर ले तो ये है इब्न बतूता साहब, और ये बड़ा हिट है पूरे आपका इस चैप्टर का। सबसे हिट यात्री की बात कर ले तो 2-3 ही हिट है। एक आपका अल बरूनी, इससे सवाल भर भर के आएंगे, एकदम खाली नहीं जाता एग्जाम। या फिर ये नहीं आया तो इब्न बतूता, और अगर ये भी बाय चांस नहीं आया तो फ्रांसवा बर्नियर। ये 3 ही यात्री आपको मेन याद रखने हैं। बाकी यात्री पर भी थोड़ी थोड़ी सुनेंगे, याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बाय चांस अगर ये तीनों ना करके एग्जाम टफ होता है और बाकी यात्री निकाल के दे दे, तब भी आराम से आप बना पाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान सुनेंगे। मार्को पोलो इटली से आने वाला यात्री है, याद रखेंगे। अल बरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान से आते हैं, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ये कहां से आते हैं? तो उज्बेकिस्तान से आते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान से। मार्को पोलो इटली से आते हैं, ठीक है, ये इतालवी यात्री भी बोल सकते हो। 13वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में आते हैं इब्न बतूता, ये और इंपॉर्टेंट है। ये मोरक्को से आते हैं, मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, याद रखेंगे, मोरक्को आधा का है, ठीक है, समझ जाइएगा। ये मोरक्को से आते हैं। ये इनका टाइम भी आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1333 में आते हैं भारत में। उस समय में दिल्ली का शासन में, दिल्ली में सुल्तान जो होते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। इनके बारे में पढ़ाएंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी थोड़ा डिटेल्स आपको बता देंगे, ठीक है, कैसे इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद भी किए। और बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग कहानी, एक बार में आपको फिट हो जाएगा, इतना रोचक है मोहम्मद बिन तुगलक में कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता भारत में आते हैं। ये मोरक्को का यात्री है। इसके बाद याद रखेंगे 15वीं शताब्दी में एक यात्री भारत में आते हैं, इनका नाम है अब्दुल रजाक। ये याद रखेंगे, फारस के साइड से आए हैं अब्दुल रजाक समरकंदी, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे खासे पढ़ने हैं। और ये विजयनगर साम्राज्य में आएंगे, और विजयनगर साम्राज्य में आपको बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य बीच में हम आपको पढ़ाएंगे। विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर आपका 8वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, सॉरी। तो 7वां चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किए, जैसे संगम है, सालुब है, तुलुब है, अरबिडो है। और उसी में हम आपको बताएंगे संगम वंश में एक राजा आएंगे, देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय के दरबार में ही अब्दुल रज्जाक भारत में आते हैं, ठीक है। तो देवराय प्रथम के टाइम में एक निकोलो डी कॉन्टी आते हैं, जहां यहां पे तो चर्चा नहीं है। तो जब विजयनगर पढ़ाएंगे तो फिर उन सभी यात्रियों को जोड़ देंगे। तो ये अब्दुल रज्जाक इंपॉर्टेंट है, जो विजयनगर साम्राज्य में आएंगे। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी पढ़ाएंगे कि मध्यकाल के इतिहास में एकलौता हिंदू साम्राज्य है। माने हिंदू वंश तो छोटे बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत विशाल क्षेत्र को लेकर के एक साम्राज्य की नींव की बात कर लेंगे तो मध्यकाल में हिंदू एकलौता हिंदू साम्राज्य है आपका विजयनगर। तो वहां हम अब्दुल रज्जाक को फिर से एक बार पढ़ाएंगे। इसके अलावा 16वीं शताब्दी की बात कर लेंगे तो ये विजयनगर के बारे में बहुत सारे छप्पर के बारे में भी लिखेंगे कि कैसे चौड़ी चौड़ी छप्पड़ों का लोगों का घर होता था। इनका नाम है दुआर्ते बरबोसा है, याद रखेंगे। ये एक पुर्तगाली लेखक है, याद रखेंगे। ये कहां से आए थे? पुर्तगाल से आए थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे फ्रांसवा बर्नियर की बात कर लेंगे, ये फ्रांस से है, ये ध्यान सुनेंगे, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से ही है। और इनके इंटरेस्ट भी और बहुत बढ़िया बढ़िया है कि ये भारत में आए थे उस समय में जिस समय में शाहजहां जो थे उनके सभी पुत्रों में लड़ाई चली। आपको मालूम है शाहजहां मुमताज बेगम से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार कि 14 को बाल बच्चे हैं। आप इतने से समझ जाइए कि कितना प्यार करते थे, जिसमें दुर्भाग्य से 7 गो बच्चे उनके डेथ हो गए और 7 गो बच्चे उनके बचे। 7 में से 3 लड़की है और 4 लड़के। यानी औरंगजेब जब संघर्ष कर रहे थे तो औरंगजेब को छोड़ करके बाकी उनके 3 भाई, ये ध्यान से सुनेंगे, उनमें लड़ाई चल रही थी। तो 4 उनके बेटे और 3 उनकी बेटी, 7 पुत्र थे शाहजहां के। और शाहजहां गद्दी पे थे तो ये फ्रांसवा बर्नियर भारत में आते हैं। और भारत में आए तो उसके बाद पहले तो शाहजहां के पर्सनल चिकित्सक रहे, दारा शिको उनके बड़े बेटा का, और फिर उसके बाद औरंगजेब। और क्या लिखते हैं भारत में मुगलों के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे जाते हैं फ्रांसवा बर्नियर, चूंकि शाहजहां के समय में आए थे तो उनके समय काल के बारे में अपनी यात्रा विचार में लिखते हैं। अब ये हो गया एक ओवरऑल कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इन्हीं सभी यात्रियों का वृतांत के भारत में आए तो कैसे कैसे क्या देखें।
कौन जो है पान के पत्ते के ऊपर में बातें करते हैं और कौन जो है नारियल के ऊपर में बात करते हैं, कौन किस तरह के विचार छोड़ जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक थोड़ा सा टेलर दे दे अल बिरूनी साहब के बारे में, ऐसे इसको हम लोग बुक के हिसाब से एकदम आराम से पढ़ाएंगे। पहले यात्री आपको समझने हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी की बात कर ले तो इनकी प्रमुख किताब, जब भारत में आए और देखे सुने तो ये एक किताब जो लिखे यानी अपना यात्रा वृत्तांत, इस किताब का नाम है किताब उल होल, वो किताब उल हिंद। ये एक नंबर सवाल यही से आएंगे कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो किताब उल हिंद के लेखक है अल बिरूनी साहब। अब अल बिरूनी के बारे में 2-3 बातें ध्यान सुनेंगे। अल बिरूनी जिसका जो जन्म है वो 973 ईस्वी में होता है, ये याद रखेंगे। 973 ईस्वी में अल बिरूनी का जन्म होता है। अब जन्म कहाँ होता है, तो ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ख्वारिज्म इलाके में। वर्तमान में इस ख्वारिज्म को खीवा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे। पहले ख्वारिज्म कहते थे, वर्तमान में इस जगह को कहते हैं खीवा। और ये खीवा या ख्वारिज्म पड़ता कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का देश है, जैसे ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के जस्ट आगे जाएंगे अफगानिस्तान का क्षेत्र और ऊपर में उज्बेकिस्तान, ये ध्यान सुनेंगे। इधर इनका जन्म होता है और कहते हैं कि ये बचपन में काफी सारे भाषाओं का जानकार थे। इनको सीरियाई भाषा भी आता था, फारसी भी आता था, हिब्रू भी आता था, संस्कृत भारत में भी आके अच्छे संस्कृत सीख लिए थे और अरबी, इतने भाषाओं का इनको जानकारी था, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और अरबी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि निम्न में से किन भाषाओं की जानकारी अल बिरूनी को नहीं है, तो ये याद रखेंगे यूनानी भाषा का जानकारी, यूनानी भाषा जो था इनसे अल बिरूनी जो है वो रूबरू नहीं थे। लेकिन बता दे आपको कि यूनान में जितने भी अरमे परमे यूक्लिड वगैरह की जो चर्चाएं थी, ये यूनानी ग्रंथ थे, तो उनसे ये भली भांति परिचित थे। भाषा भले ही नहीं आती थी लेकिन उनके बारे में सुन रखे थे, कुछ चीजें ये इनको जानकारी थी और बाद में बहुत सारी चीज को जोड़ के पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे की क्लास में, तो ये ध्यान रखेंगे। आपको ये याद रखना है यूनानी लैंग्वेज का इनको जानकारी नहीं था, बाकी संस्कृत, हिब्रू, फारसी, सीरियाई, अरबी का जानकारी था। हिब्रू के बारे में आप जानते होंगे, हिब्रू इजराइल की राष्ट्रभाषा है। और फिर हिब्रू भाषा के बारे में आपको 11th के क्लास मेसोपोटामिया में पढ़ना था। ठीक है, कि वहां पर भी अरामाइका आती है, उसके बाद फलाना ढेकान भाषा वो हिब्रू से आपका मैच खाता है। मेसोपोटामिया में आपको समझाए थे। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनेंगे। होता क्या है कि ये इनका जन्म होता है 973 में, खीवा प्रदेश, याद रखेंगे, उज्बेकिस्तान। और तब तक क्या होता है कि एक आदमी जिसका नाम है महमूद गजनबी, ये ध्यान सुनेंगे, ये लुटेरा है, भारत पे 17 बार आक्रमण किया है, 17 बार धन मन लूट करके ले गया है। और इसमें ध्यान सुनेंगे, ये महमूद गजनबी के साथ ही भारत में आते हैं। और कैसे आते हैं, तो भारत पे आक्रमण से पहले की बात यहां पे दी गई है कि लगभग याद रखेंगे कि 1017 की बात है। ये बड़े हो गए थे, ये विद्वान थे उस समय में, काफी भाषाओं का इनको ज्ञान था, तो कई भाषाओं के ज्ञान थे। तो ये ख्वारिज्म प्रदेश में राजा के यहाँ दरबार में राजनयिकी पद पे रहते थे। माने विद्वान वगैरह उन लोग को राज दरबार में बुला करके बड़ा मान सम्मान पहले दिया जाता था, जो पढ़े लिखे इंसान होते थे, खास करके जब कई भाषाओं को जानते थे तो इतिहास वगैरह लिखाने में, दरबार वगैरह में, कहीं लिखा पढ़ी के काम में उनको लगाया जाता था। तो ये विद्वान थे ख्वारिज्म प्रदेश में, तो यहाँ कार्य करते थे। अब हुआ क्या कि इधर से गजनी, जो अफगानिस्तान के जो बेल्ट आज देख रहे हैं, तो इधर गजनी का क्षेत्र होता था। तो गजनी के एक आदमी जिसका नाम है महमूद गजनबी, तो ये महमूद गजनबी क्या किया कि इनके वाले क्षेत्र पे ख्वारिज्म पर ये अटैक किया 1017 में। इससे पहले भारत में कई अटैक कर चुका है, क्योंकि बताए हैं कि ये वही आदमी है कि जो भारत में 17 बार आक्रमण किया, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो 1017 में जब अटैक किया तो यहाँ काफी लूटपाट मचाया और यहाँ जितने भी बड़े बड़े विद्वान लेखक वगैरह थे उन सबको लूट करके लेके आ गया गजनी। ये याद रखेंगे, महमूद गजनबी जो है वो यहाँ पे अटैक किया और अटैक करने के बाद सभी विद्वानों को बंदी बना करके लेके आ गया गजनी। उसी बंदी में से एक अल बिरूनी भी थे और ये बंदी के रूप में कहाँ आए थे, तो ख्वारिज्म से आ गए ये आपका कहाँ पे, तो अफगानिस्तान के गजनी वाले क्षेत्र में। अब ये गजनी जब आते हैं तो ध्यान सुनेंगे, पहले तो बलजोड़ी इनको जबरन लाया गया था, बाद में कई वर्ष तक रहते रहते इनको गजनी में मन लग गया और गजनी में जब ये आए थे तो उसके बाद ही ये भारत के बारे में बहुत कुछ सुने और एक इनको लगने लगा एक
थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा कि भारत जाने का मौका मिले तो हम भी जाएंगे। फिर क्या होता है कि गजनी 1025-26 के दौरान ये गुजरात में एक मंदिर है, इसको कहते हैं सोमनाथ का मंदिर, और सोमनाथ के मंदिर पर अटैक कर दिया। गुजरात में पड़ता है एक मंदिर, इस मंदिर को क्या कहते हैं तो सोमनाथ का मंदिर। ये ध्यान से सुनेंगे। सोमनाथ के मंदिर के बारे में और थोड़ी जानकारी दे दे तो ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है, यानी शिव जी का ये मंदिर है गुजरात में। शिव, ध्यान से सुनेंगे, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, भगवान शिव की मूर्तियां हैं और यहाँ पे चारों तरफ चमकदार पत्थर लगाए गए थे और ऐसे इसको अलंकृत किया गया था कीमती कीमती पत्थरों से, चमकदार पत्थरों से, कि ऐसी लगती थी कि भगवान शिव की एक मूर्तियां वो गगन में ऐसे टंगी है, माने बीच में जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसी जगह पे टंगी है। बड़ा अदृश्य है। मंदिर में कोई प्रवेश करे अजनबी आदमी तो उसको अजीब लगेगा कि एकदम पावर वाला गॉड है और एकदम सही में लोग में पावर है। तो महमूद गजनबी आया, यहाँ पे अटैक किया। क्योंकि मंदिर का जो गेट वेट था वो पूरा सोने का था, ठीक है, और काफी सारे अंदर में कीमती कीमती पत्थर और सोने चांदी सब का इस्तेमाल किया गया था। महमूद गजनबी आता है 1025 और 26 के दौरान और इस सोमनाथ के मंदिर पे अटैक करता है। और इसी गजनबी के साथ याद रखेंगे भारत में आने का मौका मिला किनको, अल बिरूनी साहेब को, ये याद रखेंगे, जिनका जन्म ख्वारिज के क्षेत्र में 973 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्या हुआ कि जब सोमनाथ के मंदिर को लूटपाट कर लिए तो यहाँ के पुजारी को बोले कि तुम हमारा रास्ता दिखाओ तुम हमको। तो ये क्या किया कि गुजरात से राजस्थान के क्षेत्रों में ले गया, राजस्थान के काफी बड़ा इलाका, और इन राजस्थान के क्षेत्रों में, रेगिस्तान में कई दिनों तक उनको भरमा के रखा कि ये रास्ता है, वो रास्ता है, वो रास्ता नहीं था, ठीक है। तो बाद में उन पंडित के ऊपर में जब शक लग गया महमूद गजनबी को, तो वो क्या कर देता है कि महमूद गजनबी का कत्ल कर देता है। फिर बाद में वो दूसरे पंडित को देखते हैं जो उनको डर के मारे सही रास्ता दिखाते हैं और वो भारत के बारे में जाने पर अलग है। फिर महमूद गजनबी का अलग इतिहास है। बाद में जाटों से भी मिलते हैं, जाट से पराजित भी हो जाते हैं, इनकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। चलिए ध्यान सुनेंगे। इनके बारे में इतनी बार याद रखेंगे कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनबी के साथ ही याद रखेंगे भारत में आए कौन, अल बिरूनी साहेब। अब ये अल बिरूनी भारत में आने के बाद क्या देखते हैं, क्या इनको नया लगते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर में क्या कहते हैं, हमारे धर्म, हमारी जाति व्यवस्था सबके ऊपर में अल बिरूनी की टिप्पणियां हैं। साथ ही साथ सती प्रथा से लेकर के सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहेंगे सीरीज में। और अभी तक कोई बच्चे अगर कोर्स नहीं लिए हैं तो आपको कोर्स ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाग तीनों आपको मात्र 200 रुपए की क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी वाले जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 200 रुपया रहेंगे। अगली बार जनवरी से फिर इसका फी बढ़ जाएगा 499 से पहले आपको हिस्ट्री का कभी भी बैच मिल ही नहीं सकता। और ये एक ऐसा बैच है कि आपको 12th में भी आपको काम देंगे। जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी का कर रहे हैं उन सभी के लिए काम देंगे। जहां पे डीप एनसीईआरटी हिस्ट्री की जानकारी है तो वो उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो हमारी सलाह मानिए, 200 को कुछ नहीं है, उससे ज्यादा आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। सीरीज को पर डे देखा करिए, 200 बर्बाद जाने मत दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।